नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पिछली जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने संस्कृत के जो वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न थे, वर्ण विचार का जो अध्ययन बिंदु था उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन कर लिया था। तो वर्ण विचार में हमारा अध्ययन बिंदु था वर्ण विचार। इसमें हमने स्वर वर्ण पढ़ लिए थे। उससे पहले वाली जो क्लास ली थी उसमें हमने माहेश्वरी सूत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो स्वर वर्ण विचार में हमने अब तक पढ़ा कि वर्ण कहते किसे हैं। इसके लिए बताया था वर्णयते अभिव्यंजते वा लघुत्वो ध्वनि येन स वर्ण। ऐसी इसकी परिभाषा बताई कि ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। उसके भागों के बारे में स्वर, व्यंजन और अयोग भाग के बारे में पढ़ा हमने। अब स्वर कितने होते हैं, माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से कितने हैं, है ना। और उच्चारण के आधार पर, उसमें उच्चारण काल में लगने वाले समय के आधार पर कितने होते हैं, और माहेश्वरी सूत्र के अलावा सीधा पूछे तो कितने होते हैं। इस प्रकार की बातें हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण है दोस्तों, व्यंजन वर्ण के अलावा व्यंजन वर्ण का एक और नाम है जो कि मैंने पहले वाली जो क्लास थी प्रत्याहार से संबंधित बनाने का नियम आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने बता दिया था कि जो व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है, उसको हम व्यंजन वर्ण के अलावा एक और नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं हल वर्ण। व्यंजन वर्ण या कहें कि हल वर्ण। हल वर्ण क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि है से लेकर के लय तक की जितने भी हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं सभी। है से लेकर के लय तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, माहेश्वरी सूत्र के हिसाब से व्यंजन होते हैं। और व्यंजन वर्ण होने की वजह से ही व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है, हल वर्ण या। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम। अब व्यंजन वर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन देखो, स्वर तो क्या होता है, स्वयं राजन्ते स्वरा, अर्थात वे वर्ण जो स्वयं उच्चरित होते हैं या स्वयं बोले जाते हैं उनको कहेंगे हम स्वर। जिनको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाए वो कहलाएंगे स्वर। लेकिन अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन की परिभाषा है कि वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, स्वर तो स्वयं उच्चरित होने वाले और स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा, ये वर्ण दिख रहा होगा आपको, कै मान लो, चय मान लो, या तय या कुछ भी मान लो। तो इस प्रकार से जो वर्ण है इनका हम उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी कल्पना कीजिए, अगर मैं स्वर रहित व्यंजन वर्ण लिखूं, जैसे ये लिख दिया मैंने, ये वर्ण आपके सामने दिख रहा होगा, ये लिख दिया, क्या हम इसका उच्चारण कर सकते हैं? क्योंकि हलंत हो गया है, बिना स्वर के इसका उच्चारण करना असंभव है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर की सहायता से, देखिए कै किस प्रकार बना, कै और इसमें मिला हुआ है ए, ऐसे तो बना कै। तो इस ए के अलावा, इस ए को छोड़कर क्या हम इसका उच्चारण करना संभव लगता है हमें? नहीं। इसीलिए कहा गया कि स्वर की सहायता से जो वर्ण बोला जाएगा वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा, अर्थात स्वरों के बिना वर्णों का उच्चारण करना असंभव है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें स्वर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होते कितने हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, बाकी फिर से बता देता हूं। व्यंजन वर्ण या कह दें हल वर्ण, एक ही बात है दोस्तों। अब इनकी संख्या की बात की जाए, संख्या कितनी होती है व्यंजन वर्णों की संख्या?
33। कितनी होती है? 33 होती है व्यंजन या हल वर्ण। अब ये 33 किस प्रकार से हैं वो विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। चलो दोस्तों, आगे बात करें हम व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण है वो कु, चू, टू, तू, पू। इस सूत्र को ध्यान में रख लेना, कु, चू, टू, तू, पू। देखिए दोस्तों, कु का मतलब होता है, कु का मतलब होता है कैवर्ग। अब चाहे तो कु कह दो, चाहे कैवर्ग कह दो, बात एक ही है। कु बोल दो या कैवर्ग, कु का अर्थ भी वही निकलेगा जो कैवर्ग का है, और कैवर्ग का अर्थ भी वही निकलेगा जो कु का है। दोनों एक ही बात होती है। जैसे कि हम बोलें कै, ख, ग, घ, ड। देखिए दोस्तों, ये जो एक लाइन लिखी मैंने कै, ख, ग, घ, ड, तो ये कै वर्ण से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हुई ये लाइन? कै से शुरू हुई है। कै से शुरू होने की वजह से इसको पूरी लाइन को ही क्या कह दिया? कैवर्ग। अगर कैवर्ग न लिखा हो और कहीं पर कु लिखा हो ये, तो भी इसका मतलब हमें इसी लाइन से समझना है। कु का मतलब ये पूरे पांचों के पांचों वर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। आगे की लाइन, इसके बाद में च से शुरू होने वाली लाइन आती है, च, छ, ज, झ, ञ। तो दोस्तों ये लाइन च से शुरू हुई है, जो कै से शुरू हुई तो कैवर्ग बना, और च से शुरू हो रही है तो क्या बनेगा इसका? चैवर्ग। और चैवर्ग को हम चू भी बोल सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें, अगला वर्ण है टू। टू का मतलब होगा टैवर्ग। टू का मतलब क्या होगा? टैवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। देखो, ट से शुरू होने की वजह से टैवर्ग नाम पड़ गया, च से शुरू होने की वजह से चैवर्ग। चैवर्ग को चू भी बोल देते हैं, टैवर्ग को टू बोल देते हैं, बात एक ही है। अब इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों कि कु का मतलब क्या है, चू का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है। इस प्रकार तू का मतलब, पू का मतलब समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे हमारे काम आने वाला है। क्योंकि इसके बाद में जो भी हम टॉपिक शुरू करेंगे, उच्चारण स्थान वगैरह पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसकी, क्योंकि जो सूत्र बनेगा वो इन्हीं के द्वारा बनेगा और इन्हीं से हमें समझना होगा। क्योंकि इनके अगर इनको हम ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो वो जो वीडियो हम बनाएंगे, जो क्लास लेंगे अगली उच्चारण स्थान से संबंधित, उसमें आपको समस्याएं हो सकती हैं। तब आपको ये बातें नई नहीं लगनी चाहिए, ये ऐसा लगना चाहिए कि हमें पढ़ा हुआ है। इसलिए पहले बता देता हूँ कि इसको ध्यानपूर्वक समझ लें। आगे बात करें टू। टू का मतलब होता है तैवर्ग। तैवर्ग में आता है तै, थ, द, ध, न। ठीक है दोस्तों, तै, थ, द, ध, न, वो तो पता होगा तैवर्ग क्यों बना। तैवर्ग बोलते पूरी लाइन का अर्थ हमें ग्रहण कर लेना है। तू बोले तो भी ये पूरी लाइन समझ लेनी है हमें। इसी तरह से पू। पू का मतलब है पैवर्ग। पैवर्ग का मतलब होगा पै, फै, बै, भै और मैं। इस प्रकार से ये पूरा पूरा पैवर्ग हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात और समझनी है आपको, इन सब वर्णों को, ये जो व्यंजन तो हैं, व्यंजन तो है, लेकिन व्यंजन के अलावा इनका जो व्यंजन वर्ण है, इनका भी वर्गीकरण है। इनकी संख्या कितनी होगी? देखो, वर्ग कितने थे? 5। कौन कौन से? कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो कु, चू, टू, तू, पू, इस प्रकार से बोलकर के हम पांचों वर्गों को समझ सकते हैं। वर्ग 5 हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी कितनी है? 5 है। देख लीजिए, कैवर्ग है इसमें 5, चैवर्ग में 5, टैवर्ग में 5, तैवर्ग में 5 और पैवर्ग में भी 5। इस प्रकार से अगर बात करें ये जो वर्ण है, इनकी संख्या कितनी होगी? 25। अब इन वर्णों को कहा क्या जाता है? जो 25 वर्ण हैं, इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन या हल वर्ण। वर्गीय व्यंजन वर्ण मान लो, वर्गीय व्यंजन वर्ण। अब वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो कै से लेकर, इसके लिए वो है ना कादियो मवसाने, कादियो
कै आदि मैं अवसान में है जिसकी। कै आदि, आदि यानी शुरू में, और मैं आदो अंत। काद्योम अवसाने, अवसान यानी रुकने पर, अंत में। तो कै से लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब वर्ण क्या कहलाएंगे? वर्गीय वर्ण, क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं इसीलिए इनका नाम पड़ा वो वर्गीय वर्ण है। देखिए दोस्तों, वर्गीय वर्णों को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो नाम समझ लीजिए क्या है। वर्गीय वर्ण को ही क्या कहा जाता है? वर्गीय वर्ण को कहा जाता है स्पर्शीय व्यंजन वर्ण। स्पर्शीय व्यंजन वर्ण क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो कै से लेकर के मैं तक के जितने वर्ण हैं, यानी कि 25 वर्ण हैं, ये इनको वर्गीय तो कहा गया क्योंकि वर्गों में बटे हुए हैं। अब इनको स्पर्शीय कहा गया, क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण मुख से किया जाता है तो मुख में जो स्वर तंत्रिकाएं से ये वर्ण छू करके निकलते हैं, अर्थात इन वर्णों को जब बोलते हैं ना तो मुख में इनकी आवाज है, इनकी जो ध्वनि है वो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श होकर के ही मुख से बाहर आती है, इसीलिए इन 25 वर्णों को स्पर्शीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात की जाए तो और भी वर्ण हैं, जैसे कि य, र, ल, व, ये 4 वर्ण हो गए। इन 4 वर्णों को कहा जाता है, इन 4 वर्णों को कहा जाता है अंतःस्थ। अंतःस्थ वर्ण क्यों कहा जाता है? इनकी संख्या भी कितनी है? देखो, अंतस्थ वर्णों की संख्या भी हो गई 4। अब समझने की बात यह है कि इनको अंतस्थ वर्ण ही क्यों कहा गया। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर इनको क्या कहा गया? स्पर्श वर्ण। अब उच्चारण के आधार पर ही इनका भी नाम पड़ा अंतस्थ। वो क्यों पड़ा है इसको समझना है। देखिए, य, र, ल, व, इनकी जो ध्वनि है वो अंदर स्थित, अंदर से स्थित है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे देखिए, अंतःस्थ, अंत यानी अंदर, स्थ यानी स्थित, तो इनका जब उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि ध्वनि अंदर से आ रही है, इसीलिए इन वर्णों को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। चलिए दोस्तों, आगे बात करें हम श, 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 ह। इन वर्णों को कहा जाता है उसमें व्यंजन वर्ण, या कहें कि उसमें वर्ण। उसमें व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ वर्ण भी 4 हैं और उसमें व्यंजन वर्ण भी 4 है। अब बात की जाए इनका नाम उसमें क्यों पड़ा? भाई, इनका तो स्पर्श, मुख में स्पर्श होता है कहीं ना कहीं, इसलिए इसका स्पर्शीय व्यंजन हो गए। ये इनकी आवाज अंदर स्थित होती है, इसलिए इनको अंतस्थ बोल दिया गया। अब इनको उसमें वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि जब इन वर्णों का, इन 4 वर्णों का उच्चारण जब मुख से किया जाता है तो मुख से गर्म हवा निकलती है, उष्मा निकलती है, इसीलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण या ऊष्मीय व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक समस्या और होगी दोस्तों, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो ये कुछ वर्ण और भी पढ़े होंगे, जैसे क्ष, त्र, ग, ये भी पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों ये वर्ण में नहीं आती। क्यों नहीं आते वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। क्योंकि क्ष है वो क और श से मिलकर के बनता है, त्र है वो त और र से मिलकर बनता है, ग है वो ज और ञ से मिलकर के बनता है। अब कहोगे कि सर है तो वर्ण, वर्ण नहीं है। दोस्तों, ये वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ण की जो परिभाषा थी उसका हम अब ध्यान करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वर्ण नहीं है। मुझे बताने की आवश्यकता भी शायद यहाँ पर नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि परिभाषा में बताया, वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि येन स वर्ण है, अर्थात ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई, जो मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े करना असंभव हो, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण। यहाँ पर तो हम टुकड़े कर सकते हैं, इसलिए वो परिभाषा गलत हो जाती है ना, है ना। इसलिए दोस्तों, ये जो वर्ण हैं ये हमारे वर्णों के साथ नहीं गिने जाते, ये संयुक्त वर्ण जरूर हैं। ये कौन से वर्ण हैं?
संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, इसलिए इनकी गणना वर्णों में नहीं की जाती। बाकी ये संधि वगैरह पढ़ेंगे ना, संधियों में हमारे काम आएंगी। इस बात को भी देख लेना, क्षय किससे मिलकर बना कै और शय, त्रय किससे बना तय और रय, ज्ञ किससे बना जय और य। ये बातें भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वर्ण से संबंधित टॉपिक आपको अब तक समझ में आया होगा। इससे आगे बात करें, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। वर्ण की परिभाषा पढ़ी, वर्ण कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके प्रकार जैसे स्वर व्यंजन 3 पढ़े थे ना। कौन सा, एक तो पढ़ा स्वर, दूसरा पढ़ा व्यंजन, और एक और बताया मैंने इनके अलावा अयोग वाह। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। स्वर स्वयं उच्चारित होने वाले वर्ण जैसे ए आ ई उ ऊ ये हो गए। फिर स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण जैसे कै ख ग घ ड़ च छ ज ज, इस प्रकार से हो जाएंगे। अयोगवाह वर्ण वे होते हैं, अयोगवाह में मैंने बताया अनुस्वार हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, उपमधानीय वर्ण होते हैं, जिह्वा मूल्य होते हैं, वो वो वर्ण भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इनका नाम अयोगवाह ही क्यों पड़ा, इस नाम को भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि दोस्तों प्रत्यहार जो निर्माण किया हमने, तो प्रत्यहार में स्वरों का योग भी है। स्वरों से भी प्रत्यहार बनते हैं, जैसे अच बोल दिया, अक बोल दिया, इक बोल दिया, है ना। व्यंजन वर्णों से भी प्रत्यहारों का निर्माण होता है, जैसे हल है, खर है ना, इस प्रकार से। लेकिन अयोगवाह प्रत्यहारों में अयोगवाह वर्णों का योग नहीं होता है। इसीलिए जो अनुस्वार विसर्ग और ये जो जिह्वा मूल्य जो उपमधानीय वर्ण है, उनका योग न होने के कारण ही इनको क्या कहा गया, अयोगवाह वर्ण कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका जो वर्ण का टॉपिक था, वर्ण विचार था, ये पूरा हुआ। इस क्लास में जो भी हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, तो आपको अगर कोई जानकारी अधूरी सी लग रही हो, कोई कमी नजर आई हो, है ना, और कोई समस्या आपको महसूस हो रही हो, तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। आपको हम पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो के साथ साथ अगर ये जो हमारी क्लास है, ये अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि सब्सक्राइब आप कर देते हो तो उसके साथ हमारे जितनी भी नोटिफिकेशन होंगे, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। क्योंकि हमारी जितनी नोटिफिकेशन होंगी, नई जो क्लास हम लेंगे आगे, उन सब की वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे और आप पूर्ण रूप से हमारे जो संस्कृत और हिंदी की क्लासें ले रहे हैं उनका आनंद उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।